हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ब्रिज बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, राइट। किसी भी मॉलिक्यूल का आप डाइमर बना सकते हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि बोरॉन के ट्राई हैलाइड डाइमर फॉर्म नहीं करते हैं, और हमने लास्ट एग्जांपल देखा था बोरेन और डाई बोरेन का। क्लियर है? चलिए अपन इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं आपको मॉलिक्यूल दे दूं AlBr3, राइट, तो इसका डाइमर क्या होगा? डाइमर आप बना सकते हैं Al2Br6 Br6 बना सकते हैं। AlBr3 का अगर देखा जाए स्ट्रक्चर, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका स्ट्रक्चर होगा एल्यूमिनियम बोरॉन बोरॉन सॉरी ब्रोमीन ब्रोमीन, एंड एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और ये स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा। सिंपल है। एंड सिंस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एल्यूमिनियम के पास जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये लेविस एसिड होगा। इसका डाइमर आप वैसे ही Al2Cl6 टाइप बना सकते हैं। क्या करना है आपको? दो मॉलिक्यूल लाना है और कंबाइन करिए। तो एल्यूमिनियम ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, नेक्स्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम ब्रोमीन ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन। लोन पेयर रहेगा ये इसके साथ, इसका लोन पेयर इसके साथ। Al2Br6 3D में आपको ये स्ट्रक्चर फील आना चाहिए। एल्यूमिनियम ब्रोमीन ब्रोमीन अगर इस प्लेन में है तो ये ब्रोमीन प्लेन में नहीं रहेगा, ऐसे बाहर रहेगा, और ये ब्रोमीन जो दिख रहा है ऐसे अंदर रहेगा। फिर एल्यूमिनियम ब्रोमीन बोर्ड की प्लेन में हो सकते हैं। क्लियर है? आप देखेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 हो जाएगा, फिर ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा इसका, राइट। चलिए टेट्राहेड्रल लिख देते हैं। और अगर इस बॉन्ड के बारे में बात किया जाए, अब देखिए ब्रोमीन के पास लोन पेयर था, राइट, लोन पेयर इसने डोनेट किया, ये भी इसने लोन पेयर डोनेट किया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ब्रोमीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 + 2 टोटल इस बॉन्ड में, इस ब्रिज बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर, ये है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर। बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 3C4E बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 2C2E 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 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहाँ पे। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। ऐसे ही अगर आप देखें Al(I3), ये भी आप बता सकते हैं Al(I3) और इसका डाइमर Al2I6। सिमिलर है यार, कुछ भी न्यू नहीं है, आप बहुत इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम आयोडीन आयोडीन, बाकी सब कुछ सेम होगा। यहाँ भी एल्यूमिनियम आयोडीन आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन एल्यूमिनियम आयोडीन आयोडीन। क्लियर है क्या? और sp2 स्क्वायर प्लेनर लेविस एसिड, sp3 टेट्राहेड्रल, 2 3C4E 4 2C2E। एक चीज और, अब इस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो ये नॉट लेविस एसिड, Al2Br6 नॉट लेविस एसिड। यहां भी ये भी लेविस एसिड अब नहीं होगा, ये लेविस एसिड होगा। क्लियर है? एक चीज मैं आपको बता दूं कि 3C4E बॉन्ड और 3C2E बॉन्ड कब होंगे? देखो यार, अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर रहेगा, डोनेट करेगा, तो अगर लोन पेयर है व्हेन SA मींस सराउंडिंग एटम, व्हेन सराउंडिंग एटम हैज लोन पेयर, इस केस में डाइमर में जो बॉन्ड होगा ये होगा 3C4E। क्लियर है? और नेक्स्ट, व्हेन सराउंडिंग एटम हैज नो लोन पेयर, इस केस में बॉन्ड रहेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो फिर डोनेट नहीं करेगा, तो जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन ही डिलोकलाइज्ड रहेंगे। तो ये मेथड है, की पॉइंट है 3C2E और 3C4E बॉन्ड चेक करने का। क्लियर है? तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे 3C2E तो खैर एनसीईआरटी में भी दिया है, 3C2E बॉन्ड B2H6 में होता है। 3C4E बॉन्ड एनसीईआरटी में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है 3C4E का। तो कुछ लोग, कुछ टेक्स्ट बुक हैं जो मानते हैं कि 3C4E बॉन्ड्स हैं, कुछ टेक्स्ट बुक इसको जस्ट नॉर्मल बॉन्ड भी मानते हैं। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है 3C4E बॉन्ड, इसमें बहुत जगह पे कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो हमें क्या करना है? तो जस्ट आप याद रखिए ये ब्रिज बॉन्ड है, ये ब्रिज बॉन्ड दिख रहा है क्या?
आपको 3C4 ही नहीं, ब्रिज बॉन्ड है, ये याद रखें। इन केस अगर आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 3C4 ही, तो आपको टिक करना है 2 होंगे। क्लियर है क्या? चलिए अपन आगे आते हैं। AlBr3 और AlI3 अगर आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर आपको B2H6 और BH3 समझ में आया, सिमिलरली यहां पे AlH3 सॉलिड स्टेट में अगर देखा जाए तो ये होल N पॉलीमर रहता है, पॉलीमर इन सॉलिड। हीट करूं तो ये डाइमर में Al2H6 गैसियस फेज में डाइमर रहता है और हाई टेम्परेचर पे मतलब ये कुछ वैसा ही है। AlCl3, Al2Cl6 और AlCl3 होल N एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है। अगर मैं AlH3 इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो ये हो जाएगा Al हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंपल है। ये भी sp2 स्क्वायर प्लेनर और लेविस एसिड। Al2H6 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, ऐसे आप डायमंड ड्रॉ कर सकते हैं, ये नॉन प्लेनर होगा। क्लियर है? नॉन प्लेनर, यहाँ पे एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो बॉन्ड है, आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो ये जो बॉन्ड होगा ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, दो ऐसे होंगे। अब आपको पता है कि ये जो एल्यूमिनियम है, देखिए ये बॉन्ड इसमें जाएगा लेकिन इसका ऑक्टेट परमानेंटली कंप्लीट नहीं होगा। मैंने बताया था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में टेम्पररी कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट होता है, तो ये अभी भी लेविस एसिड रहेगा। आई होप क्लियर है इतना? राइट, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ऐसे एक और एग्जांपल है, Al CH3 होल थ्राइस। ये मोनोमर होता है और इसका डाइमर होता है Al2 CH3 होल 6। अब देखिए इसके मोनोमर और डाइमर का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो AlCH3 का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये होता है एल्यूमिनियम, कार्बन से 3 और हाइड्रोजन AlCH3, एक और CH3। अब आप समझ गए होंगे कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे CH3, ये भी कार्बन से 3 हाइड्रोजन, राइट। एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडेशन sp2 रहेगा, राइट। लेविस एसिड होगा या नहीं होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेविस एसिड होगा। क्लियर है? मॉलिक्यूल प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो सिंस यहाँ पे एल्यूमिनियम है और यहाँ से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एल्यूमिनियम से 3 मिथाइल, एल्यूमिनियम सेंटर में 3 मिथाइल, लेकिन यार मिथाइल टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल मींस ऐसे 3 हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में होंगे, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर रहेगा। क्लियर है? अगर Al2CH3 होल 6 का स्ट्रक्चर देखा जाए, कुछ मत करिए आप, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर देखा था वैसे ही वो भी ड्रॉ करना है। एल्यूमिनियम CH3 CH3 CH3, यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम CH3, यहाँ से। क्लियर है? अब देखा जाए कार्बन के पास, ये जो कार्बन ही दोनों बॉन्ड बना रहा है इधर से भी, तो ये जो कार्बन है इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसीलिए यहाँ भी ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा।
यहाँ पे सॉरी 3 सेंटर 4 बोलो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है? एंड सिंस एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट परमानेंटली कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल भी लेविस एसिड होगा। क्लियर है? इन एक चीज ध्यान रखें, मैंने अभी इसके पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था AlBr3 और उसके डाइमर का, AlI3 उसके डाइमर का, AlCH3 होल थ्राइस और इसके डाइमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इन तीनों का किसका किसका, AlBr3, AlI3 और AlCH3 होल थ्राइस, इनका पॉलीमर एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉलीमर एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता है, देखो AlH3 का पॉलीमर एग्जिस्ट करेगा, AlCl3 का भी पॉलीमर एग्जिस्ट करेगा। होता है क्या, एल्यूमिनियम है मतलब थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसमें 6 क्लोरीन ये एकोमोडेट कर लेता है, 6 हाइड्रोजन भी एकोमोडेट कर लेगा, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर CH3 का साइज ज्यादा होता है, ब्रोमीन का भी साइज रिलेटिवली ज्यादा है, आयोडीन भी ज्यादा है। एल्यूमिनियम अब 6 ब्रोमीन का साइज बहुत ज्यादा है, तो 6 ब्रोमीन यहाँ पे एकोमोडेट करना एल्यूमिनियम के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए पॉलीमर फॉर्म नहीं करेगा। AlBr3, AlI3, AlCH3 होल थ्राइस मोनोमर और डाइमर फॉर्म करेंगे, लेकिन पॉलीमर फॉर्म नहीं करेंगे। आप ये नोट में लिखिए पॉइंट, देखिए कि AlBr3 AlBr3, AlI3, aluminium bromide, aluminium iodide, AlCH3 whole thrice, AlBr3, AlI3 and AlCH3 whole thrice does not exist in polymeric form. AlBr3, AlI3 and AlCH3 whole thrice does not exist in polymeric form in solid state, due to steric factor, क्लियर है? तो आप चाहो तो इसको नोट में लिख लीजिए, नोट में पॉइंट नंबर 1, नोट में पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हैं आप। नोट में पॉइंट नंबर 2 BF2, ये भी देखिए BF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेरिलियम फ्लोरीन फ्लोरीन ऐसा होता है। बेरिलियम का अगर देखोगे आप, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं यार, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2, ये 2p यहाँ पे वैकेंट होता है। बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में 2s के पास 1, 2p के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इस 2s और इस 2p से ये बॉन्ड बनाएगा, इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे। तो बेरिलियम के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट? मैंने आपको बताया था डाइमर फॉर्म करने की 3 कंडीशन बताए थे मैंने आपको, कौन कौन सा था? पहला कि स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर है? फिर सेकेंड ये था कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगा। थर्ड थिंग साइज भी, 2p 2p हो जाता है, 2p 3p हो जाता है, 2p 3d हो जाता है, राइट? बाकी सारे नहीं होते हैं, क्लियर है? 2p 4d में सिर्फ एक एक्सेप्शन था, बाकी वो भी नहीं होता है। BF2 में स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल तो है लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा यार, 2p पाई 2p पाई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, इसीलिए अब ये डाइमर फॉर्म नहीं करता है। तो BF2 भी डाइमर फॉर्म नहीं करता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। ऑल्दो इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल हैं, लेकिन 2p 2p बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है, इसीलिए ये डाइमर फॉर्म नहीं करेगा। आप नोट पे पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए, BF2 does not exist in dimer form. BF2 does not exist in dimer form due to strong back bonding. Due to strong
बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? चलिए मैं इरेज कर देता हूँ और चलिए मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ और आपको बताना है डाइमर फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, और बाकी सारे एग्जांपल देखेंगे अपन। BH3 इसका डाइमर फॉर्म करेगा नहीं करेगा? BH3 का डाइमर होता है और जो बॉन्ड बनता है वो यहाँ पे 3C2 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है। BF3 BCl3 BBr3 BI3 ये डाइमर फॉर्म नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। बोरॉन के ट्राई हेलाइड डाइमर फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट बोरॉन के बाद अपन आ जाते हैं अब चलिए एल्यूमिनियम पे। AlH3 AlCH3 होल थ्राइस, फिर AlF3 AlCl3 AlBr3 AlI3, ठीक। नेक्स्ट BeF2 BeH2 BeCl2। नेक्स्ट मॉलिक्यूल FeCl2 FeCl3 ICl3। एक बोरॉन में आप और लिख सकते हैं BMe3, ये भी हमने देखा था, BCH3 होल थ्राइस, ये भी डाइमर फॉर्म नहीं करता है। क्लियर है? AlH3 डाइमर फॉर्म करता है, AlCH3 होल थ्राइस भी डाइमर फॉर्म करता है, इन सब में 3C2 बॉन्ड होगा, यहां भी 3C2 बॉन्ड होगा। AlF3 डाइमर फॉर्म नहीं करेगा, इसका रीजन ये, ध्यान से सुनिए। AlF3 का रीजन ये है कि ये एल्यूमिनियम और फ्लोरीन में यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड होता है। अब आयोनिक बॉन्ड होने से क्या होगा? तो ये इसमें क्या होगा कि यहाँ पे Al3+ रहेगा और यहाँ पे F- रहेंगे। मींस AlF3 का स्ट्रक्चर ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं होता है। AlF3 का स्ट्रक्चर ये नहीं होता है। AlF3 Al3+ और 3F- के बीच में जस्ट ये आयंस के फॉर्म में रहेंगे और आयंस के फॉर्म में जस्ट अट्रैक्शन रहेगा। तो ये आयनिक बॉन्ड है, जस्ट कोवैलेंट बॉन्ड ही नहीं है। जब कोवैलेंट बॉन्ड ही नहीं है तो डाइमर की बात कर ही नहीं सकते हम, इसीलिए ये भी डाइमर फॉर्म नहीं करेगा। AlCl3 डाइमर फॉर्म करेगा, AlBr3 फॉर्म करेगा, AlI3 फॉर्म करेगा। इन सब में सिंस इनके पास लोन पेयर है सराउंडिंग एटम के पास, इसलिए सारे बॉन्ड 3C4e 3C4e 3C4e। BeF2 डाइमर फॉर्म नहीं करता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, राइट। BH2 फॉर्म करेगा, BeCl2 फॉर्म करेगा, और BH2 में जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, इसीलिए ये बॉन्ड 3C2 ही रहेगा। BeCl2 क्लोरीन के पास लोन पेयर है, अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है तो ये बॉन्ड 3C4 ही होगा, राइट। FeCl2 देखेंगे अपन। अभी यहाँ के अपन ने सारे एग्जांपल देख लिए, अभी ये 2 एग्जांपल पढ़ने हैं, राइट। बाकी सबके मैंने डाइमर ड्रॉ करके दिखाया आपको। ये डाइमर फॉर्म करता है, पढ़ेंगे, ये भी फॉर्म करता है, ये भी फॉर्म करता है। अभी आपको ये स्टडी करना है अपने को। आप बता सकते हो 3C2 ही रहेगा या 3C4 ही रहेगा। लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, इसीलिए ये सारे बॉन्ड 3C4 ही रहेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर ये अपन सारे एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अपन FeCl2 पे आते हैं, ठीक ना। तो होता क्या FeCl2 होल n सॉलिड स्टेट में, इस मीन्स सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमर रहता है। हीट करूं, हीट का साइन है
तो ये Fe2Cl4 वेपर फेज में डाइमर रहेगा और हाई टेम्परेचर पे FeCl2 गैस, ये बेसिकली मोनोमर हो जाएगा। तो FeCl2 का स्ट्रक्चर शायद आपको पता ही होगा यार, FeCl2 FeClCl ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत ही सिंपल है, राइट। एक चीज याद रखिए, Fe2Cl4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ नहीं करना है आपको, आयरन लेना है, क्लोरीन लेना है, एक और क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे एक आयरन, क्लोरीन और क्लोरीन। ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp रहेगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। सिंपल है क्या? नेक्स्ट अगर अपन देखा जाए FeCl3, तो यहां भी सेम चीज, FeCl3 होल एन सॉलिड स्टेट में रहता है, पॉलीमर बेसिकली पॉलीमेरिक फॉर्म सॉलिड में रहता है। हीट करोगे आप तो ये डाइमर में ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा Fe2Cl6 वेपर फेज में डाइमर रहेगा और हाई टेम्परेचर पे ये हो जाएगा FeCl3 गैस, ये हो जाएगा मोनोमर। FeCl3 का आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, FeCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वही सेम स्ट्रक्चर यार, FeClClCl, कुछ भी न्यू नहीं है, AlCl3 टाइप। Fe2Cl6 का भी स्ट्रक्चर आई होप आपको बताना नहीं पड़ेगा, FeClClCl FeClCl। समझ में आ रहा है? मतलब ये कुछ भी न्यू नहीं है यार अभी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं FeCl2 FeCl3 हो गया, BeH2 एंड BeCl2 देख लेते हैं। यहां पे देखिए BeH2 पे आते हैं, ठीक। अब यार BeH2 है, फिर से वही, इसमें भी मोनोमर होगा, डाइमर होगा, पॉलीमर भी होता है। तो मैं लिख देता हूं पहले BeH2 सॉलिड फेज में होल N रहेगा, N मॉलिक्यूल ऑफ BeH2 अगर पॉलीमराइज होंगे तो ये पॉलीमर रहेगा, हाई टेम्परेचर पे Be2H4 वेपर फेज में रहता है ये इसका डाइमर। अगर आपने और हाई टेम्परेचर ले लिया तो हाई टेम्परेचर BeH2 गैस में रहेगा मोनोमर। अगर मैं आपको सबसे पहले BeH2 का स्ट्रक्चर बताऊं, इसमें तीनों का ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। BeH2 का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, अभी बताया था मैंने BF2 के स्ट्रक्चर के टाइम पे कि बेरिलियम अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। अब क्या होगा यहाँ पे कि बेरिलियम है, इसका हाइब्रिडेशन sp, शेप इसका लीनियर, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जस्ट बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये लेविस एसिड होगा। लेविस एसिड क्यों हुआ, क्लियर है? क्योंकि यार ये अभी ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर अपन Be2H4 का स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर मैं आपको Be2H4 का स्ट्रक्चर बताऊं, वैसे ही आप ड्रॉ करने का ट्राई करें, बेरिलियम और एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यहां पे लिखिए आप बेरिलियम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। गेस कर सकते हैं, बेरिलियम के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल होता है, राइट। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये यही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा,
क्लियर है? मतलब अगर तमीज से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो बेरिलियम हाइड्रोजन, बेरिलियम हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। और ये जो स्ट्रक्चर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, राइट? शेप बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? इसके बाद अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बेरिलियम अभी 3 बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो भी ये कंप्लीट नहीं है। आपको पता है यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कितने? 2। 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं भाई, तो ये हो जाएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अभी भी ये लेविस एसिड होगा। अब बात करते हैं BH2 होल एन का। BH2 होल एन में क्या रहेगा? बहुत सारे BH2 के मॉलिक्यूल रहेंगे और सब पॉलीमराइज होंगे। ठीक, चलिए अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। BeH2 होल एन का सॉलिड स्टेट में रहेगा ये, राइट? ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो बहुत सारे बेरिलियम हाइड्राइड आएंगे और एक दूसरे से कंबाइन होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? BeH फिर BeH BeH ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, ठीक ना, आएंगे। आपको पता है बेरिलियम के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। क्या होगा यहाँ पे? एक वैकेंट ऑर्बिटल में ये डोनेट करेगा, दूसरे वैकेंट ऑर्बिटल में ये डोनेट करेगा। एक हाइड्रोजन इस बेरिलियम को वैकेंट ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन इस बेरिलियम को वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन इस बेरिलियम के वैकेंट ऑर्बिटल में, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। समझ में आ रहा है? यहाँ भी ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ये इसके, फिर इधर से भी चलते रहेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन इसके बेरिलियम के वैकेंट ऑर्बिटल में, इधर से भी डोनेट करेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या हुआ, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाए। क्या होगा यहाँ पे? बेरिलियम के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। आप कोई भी एक सेंटर का ले लो आप बेरिलियम, ठीक? तो ये 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या होगा, मान लीजिए इस बेरिलियम को ये हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इधर से भी डोनेट कर सकता है इसको इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इस बेरिलियम को भी दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रहेगा, मतलब एरो, आप मतलब ये मत समझना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्यों नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? बिकॉज हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं। लोन पेयर होता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता। यहाँ भी बेरिलियम को साथ ये भी, ये भी, ये भी और ये भी ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे देखेंगे कि बेरिलियम ओवरऑल 4 बॉन्ड बनाया। अगर बेरिलियम 4 बॉन्ड बनाया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है मैं अगर आपको 3D में ड्रॉ करके दिखाऊं, देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए कि अगर सेंटर पे बेरिलियम है, 2 हाइड्रोजन इधर से हैं, फिर 2 हाइड्रोजन इधर परपेंडिकुलर रहेंगे। नेक्स्ट बेरिलियम से, मान लीजिए बेरिलियम में 2 हाइड्रोजन इधर से अटैच होंगे, ये 2 इधर से अटैच होगा, राइट? फिर यहाँ पे ऐसे अटैच होगा, फिर ये ऐसे अटैच होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मीन्स क्या होगा, अगर मैं इस बेरिलियम को, किसी भी एक बेरिलियम को अगर मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो टेट्राहेड्रल अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक इधर ऐसे, एक ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, ऐसे ड्रॉ करते हैं टेट्राहेड्रल को। किसी भी आप बेरिलियम को ले लीजिए, मान लीजिए मैंने इस बेरिलियम को लिया, 2 बॉन्ड इसके प्लेन में, एक बॉन्ड इसके बाहर, एक बॉन्ड इसके अंदर, ये यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने। इसके नेक्स्ट वाले बेरिलियम को देख लीजिए, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, सेम प्लेन में होना चाहिए। नेक्स्ट एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे,
यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से बेरिलियम कंबाइन करना है तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, राइट, फिर दो बॉन्ड प्लेन में, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेरिलियम सेम प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे चलता रहेगा। इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेरिलियम, इधर ये बॉन्ड ऐसे रहेगा। तो BH2 होल N का स्ट्रक्चर ऐसे ही नॉन प्लेनर रहेगा और ऐसे 3D में रहेगा। मतलब BH2 से इस प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये सेम प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन में है। कुछ मॉलिक्यूल, कुछ हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में होंगे, कुछ हाइड्रोजन बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। तब बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है। नंबर वन थिंग, अभी भी लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? भले बेरिलियम 4 बॉन्ड बनाया है, लेकिन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, जस्ट टेम्पररी कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट होता है। लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट अभी भी ये लेविस एसिड होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। सेम टाइप से आप BCl2 का आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर BCl2 का एग्जांपल देखा जाए, बेरिलियम क्लोराइड, तो वो भी यार एग्जैक्टली हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन कर देना, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे 3C2 की जगह पे वहां पे 3C4 बॉन्ड रहेगा। मींस यहाँ पे क्या रहेगा, BCl2 होल N सॉलिड स्टेट में पॉलीमर रहेगा। हीट करिए, B2Cl4 गैस फेज में ये डाइमर रहेगा। हाई टेम्परेचर BCl2 गैस फेज, ये क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा। क्लियर है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना फिर से, चलिए मैं जल्दी से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। BCl2 का स्ट्रक्चर, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन, BF2 टाइप डाइमर फॉर्म करेगा, B2Cl4 बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन, ऐसा ये ऐसा डाइमर का स्ट्रक्चर। ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा अभी। और BCl2 होल N का स्ट्रक्चर ऐसे ही, जो BH2 का मैंने अभी होल N का ड्रॉ किया था, बेरिलियम ऐसे लिख लो ClCl, ठीक। ये मैं तमीज से एक बार ड्रॉ करता हूं, बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन, 3D में मैं ड्रॉ करता हूं, क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे चलता रहेगा, राइट। यहां पे जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड बेसिकली 3C4E बॉन्ड रहेगा, हाइब्रिडेशन sp3 रहेगा, ध्यान रखें आप। अब नेक्स्ट आते हैं अपन ICl3 पे आते हैं, लास्ट एग्जांपल जो था इसमें। ICl6 के बारे में ये है, देखिए ICl3 गैस फॉर्म में, चलिए यहां से स्टार्ट करता हूं, आपको समझ में आएगा। ICl3 गैस फेज में मोनोमर रहेगा, राइट। नेक्स्ट यहां पे I2Cl6, ये भी गैस फेज में डाइमर रहता है, ठीक। इसका पॉलीमर भी रहता है।
लेकिन इसे पॉलीमर को भी अपन ऐसे ही I2Cl6 सॉलिड स्टेट में मैं लिख सकता हूं एग्जिस्ट एज आयन पेयर। ये सॉलिड स्टेट में आयन पेयर के फॉर्म में रहता है। आपको शायद याद होगा मैंने सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में आयंस में ब्रेक करना सिखाया था कुछ मॉलिक्यूल को। PCl5 को सिखाया था, PCl4+ एंड PCl6-, PBr5 को लिखवाया था, PBr4+ एंड Br-, PI5, PI4+ एंड I-, N2O5, N2O4, उसी में I2Cl6 भी था। ये सॉलिड स्टेट में ऐसे ICl2+ एंड ICl4-, तो ये सॉलिड स्टेट में इस आयन पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये डाइमर में ये I2Cl6 में एग्जिस्ट करता है, मोनोमर इसका ICl3 होता है। अब देखिए मोनोमर का मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, फिर डाइमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत सिंपल रहेगा। सबसे पहले ICl3 का स्ट्रक्चर देखो यार, ICl3 है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करिए। तो अगर इसका अपन हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो 7 + 3 10 10/2 5। तो आयोडीन के पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, 2 लोन पेयर रहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आयोडीन। और लोन पेयर तो आपको पता है इक्वेटोरियल पे रखते हैं sp3d में, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। आई होप क्लियर है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपन I2Cl6 का। देखिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो की पॉइंट ये है, ध्यान से जरा सुनना आप। यार कोई मॉलिक्यूल था, जैसे मान लीजिए BeCl2 था, ठीक, मोनोमर में इसका हाइब्रिडेशन sp है। जैसे ही डाइमर फॉर्म कर रहा था, डाइमर Be2Cl4 था, तो डाइमर में आप देख रहे थे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। मोनोमर से अगर डाइमर बना रहा है कोई तो हाइब्रिडाइजेशन sp से sp2 हो जा रहा था। सिमिलरली AlCl3 है, डाइमर बनाएगा Al2Cl6। AlCl3 में एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, Al2Cl6 का sp3 है। मतलब अगर मोनोमर है हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो डाइमर में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जा रहा है। तो अब तो सबको समझ में आ गया होगा यार कि अगर मोनोमर में हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो डाइमर में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, जस्ट 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो I2Cl6 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। क्लियर है? तब I2Cl6 में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। बहुत ही सिंपल है। sp3d2 मीन्स ज्योमेट्री स्क्वायर बाइपिरामिडल होने वाला है आयोडीन का। ट्राइगोनल प्लेनर से ये टेट्राहेड्रल में जा रहा है, लीनियर से ट्राइगोनल प्लेनर में जा रहा है, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से किस में जाएगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल में। क्लियर है? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, आयोडीन, ठीक, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, एक और क्लोरीन लिख दिया, आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, लोन पेयर है ही, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? और इस आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा, इस आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन अब होने वाला है sp3d2। और आयोडीन के पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर कहां रखेंगे, एक ऊपर एक नीचे। sp3d2 में 2 अगर लोन पेयर हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, यहां भी एक ऊपर एक नीचे। समझ में आया? तो I2Cl6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। दिखने में दिख सकता है ये Al2Cl6 टाइप है, राइट, लेकिन Al2Cl6 नॉन प्लेनर था, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। आई होप इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, ये ध्यान रखना I2Cl6 का स्ट्रक्चर, ठीक। और इसमें जो बॉन्ड होगा
3C4E होगा। 3C2E नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर भी लोन पेयर डोनेट करेगा। सराउंडिंग एटम के पास अगर लोन पेयर है तो ये बॉन्ड 3C4E होगा। सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो 3C2E होगा। क्लियर है? एक चीज आप और नोट में ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी एटम को, सेंट्रल एटम को, अगर आप 3C4E से इलेक्ट्रॉन देंगे, किससे? 3C4E से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3C2E से देंगे तो 3C2E से आप बहुत कम टाइम के लिए देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि 3C4E बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा रिमूव करता है, लेकिन 3C2E बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा रिमूव नहीं करता। आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं पॉइंट, लिखिए नोट में कि 3C4E बॉन्ड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3C4E बॉन्ड removes more electron deficiency than 3C2E bond. 3C4E bond removes more electron deficiency than 3C2E बॉन्ड। तो चलिए ये था अपना ब्रेस बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग से अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट ये हेडिंग है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखो जितने भी बॉन्ड हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और पहला कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा आप खुद समझ गए होंगे क्या होगा, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में मतलब कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार लिस्ट दे देता हूं। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। आयोनिक बॉन्ड, और ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। एक और अपन पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड, जो मेटल्स में होते हैं, मेटालिक बॉन्ड, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कुछ बॉन्ड होते हैं जो बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं। तो वीक बॉन्ड में कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है अपने को, हाइड्रोजन बॉन्ड ये वीक बॉन्ड है। या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सब वीक बॉन्ड है। वैन डर वाल्स फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस है पढ़ने अपने को, चलिए मैं आपको ये लिख देता हूं। जैसे कि आपको पढ़ना है आयन डाइपोल अट्रैक्शन और डाइपोल अट्रैक्शन, नेक्स्ट आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, और एक और इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अपने को ये सारे पढ़ने हैं, ठीक। तो अपना मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग में, कोवैलेंट बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन थोड़ा सा बस डेफिनेशन इन सबका पढ़ना है, ठीक ना। तो जल्दी से नोट करिए, अपन आते हैं फिर इन पे। अब देखिए कोई भी बॉन्ड वीक है या स्ट्रांग है कैसे डिसाइड करते हैं? अगर किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, राइट, मतलब अगर उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है या फिर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है
ऑफ कोर्स उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन अगर किसी बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी का मतलब समझते हैं आप? बॉन्ड एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, मतलब किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम है, तो फिर इसे बोलेंगे वीक बॉन्ड। क्लियर है? वीक बॉन्ड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रांग होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं। क्लियर है? मतलब अगर मैं बोलूं कि सबसे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, फिर नंबर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर नंबर आएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का। राइट? मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर किसी का बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से कम है, बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से कम है, ये वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। अगर ऑलमोस्ट 8 to 42 किलो जूल पर मोल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको 42 किलो जूल पर मोल से भी ज्यादा एनर्जी देना पड़े, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मीन्स आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी देखेंगे अपन क्या होते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट 8 से 42 किलो जूल पर मोल होता है। वैन डर वाल्स फोर्सेस का बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से भी कम होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का 42 किलो जूल पर मोल से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। चलिए अब देखते हैं अपन सबसे पहले वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैं ये इरेज करता हूं। सबसे पहला अपन वैन डर वाल्स फोर्सेस में यहां पे जो मैंने लिखा था, सबसे पहला है आयन डाइपोल। तो चलिए हेडिंग कीजिए, आयन डाइपोल। नेम से समझ में आ रहा होगा आपको। आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड डाइपोल। नहीं चमका? जैसे चलिए मैं आपको चमकाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है। डाइपोल का मतलब ये कोई पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। चलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं ले लेता हूं HCl, H सिंगल बॉन्ड Cl। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो क्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा। क्लियर है? ये तो डाइपोल हो गया, प्लस और माइनस चार्ज मिल रहा है, दो पोल क्रिएट हो गया, मीन से डाइपोल बन गया। अब कोई आयन आएगा, लेट्स से मान लीजिए Na प्लस है। Na प्लस क्या करेगा? H की साइड से नहीं आएगा। अगर Na प्लस आ भी रहा होगा तो घूम के इधर आएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस में अट्रैक्शन होगा। तो अब क्या होगा, इस प्लस में आयन का प्लस चार्ज और इस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज, इनमें अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है। चलिए जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कि HCl ही है और इधर डेल्टा प्लस, इधर डेल्टा माइनस। ये कैसे लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। मान लीजिए अगर कोई नेगेटिव चार्ज आता, लेट्स से OH माइनस है, तो नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के साइड में आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे प्लस है। इस नेगेटिव और इस डाइपोल के पॉजिटिव से अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन को बोलेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर है? इसमें एक लाइन लिख लीजिए आयन डाइपोल में, लिखिए कि अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड डाइपोल, attraction between ion and dipole is called ion dipole attraction। नोट कर लीजिए एग्जांपल। नेक्स्ट आते हैं
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आपको आयन डाइपोल तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है। यहां पे क्या होगा, एक आयन होगा, राइट। मान लीजिए कि आपके पास Na+ है, आयन है, और आपके पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल चलो मैं ऐसे ले लेता हूं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मींस इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड में ज्यादा या कम नहीं है, मींस इलेक्ट्रॉन इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लीजिए कि CH4 है, राइट। मान लीजिए CH4 था, मीथेन था, इलेक्ट्रॉन किसी भी एक साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बहुत ही हैप्पी है। हैप्पी इसलिए है क्योंकि अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई आयन इससे अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। समझ में आया। लेकिन अब क्या होगा, अब CH4 नॉन पोलर है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चारों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। क्या होगा, जैसे ही Na+ आएगा, Na पे प्लस चार्ज देख के इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये Na+ के साइड में अट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं चमका। इस प्लस से जो भी CH4 का या नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस के साइड में अट्रैक्ट होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्लस के साइड में अट्रैक्ट होंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इधर चार्ज क्या होगा, डेल्टा माइनस, इधर चार्ज क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस। बिकॉज इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया, इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ तो डेल्टा माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुआ तो डेल्टा प्लस। डाइपोल पहले नहीं था, लेकिन आयन के प्रेजेंस में यहां पे डाइपोल क्रिएट हो गया, डाइपोल इंड्यूस हो गया, इसीलिए इसे बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आया। लेकिन जैसे ही इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड होगा, इधर डेल्टा माइनस आएगा, अब प्लस और डेल्टा माइनस में अट्रैक्शन हो गया। तो इस आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल में जो अट्रैक्शन होगा, इसे बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। फिर से एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नियॉन है, नोबल गैस है, पोलर नहीं है, जस्ट एक मॉलिक्यूल है, राइट। एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है। अब मान लीजिए कोई एनायन आएगा, Cl-, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन क्या होगा, माइनस है, माइनस और माइनस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन होगा। तो जो भी इधर के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, भैया रिपल्शन हो रहा है, यहां से दूर भागो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड में इंक्रीज हो जाएगा, तो इधर डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस। अब डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया। जैसे डेल्टा प्लस इंड्यूस होगा, डेल्टा प्लस एंड माइनस में अट्रैक्शन होगा, इस अट्रैक्शन को बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन कब होगा, आपको एक चीज समझ में आया होगा, कोई भी आयन है और कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ये किसके कारण होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन के कारण होगा। तो चलिए लिखिए पॉइंट। attraction between attraction between ion and non-polar molecule, attraction between ion and non-polar molecule is called ion induced dipole attraction. तो ये हो गया। थर्ड आते हैं अपन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अभी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तभी डाइपोल होगा, दूसरा भी पोलर मॉलिक्यूल है तभी डाइपोल होगा। अब देखते हैं, मान लीजिए कोई पोलर मॉलिक्यूल है HCl, इधर डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस, राइट। अब यार पोलर मॉलिक्यूल, इसके बगल में भी एक पोलर मॉलिक्यूल है,
चलिए मैं HCl ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यार मान लो कि यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, इसका डेल्टा माइनस इसका डेल्टा प्लस, ये भी डाइपोल ये भी डाइपोल। अब इसके नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा। तो इस पोलर मॉलिक्यूल एंड इस पोलर मॉलिक्यूल में मींस इस डाइपोल में अट्रैक्शन हो रहा है। इस अट्रैक्शन को बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ भी HCl रहेगा, ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे पैरेलल अरेंजमेंट। ये बेसिकली HCl गैस फेज में हो तो ऐसी अरेंजमेंट होता है, पैरेलल। एक और होता है यहाँ पे HCl में, एक और टाइप से अट्रैक्शन हो सकता है, दूसरा होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल आप समझने का ट्राई करें HCl में ही। यहाँ पे क्या रहेगा, HCl डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अब इसके एंटी पैरेलल एक और मॉलिक्यूल आ जाए उल्टा, मीन्स यहाँ पे Cl यहाँ पे H, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, क्लियर है। फिर यहाँ भी एक और HCl Cl H। अब क्या होगा कि इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इधर अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन इस H से इस Cl, इस Cl से इस H का अट्रैक्शन रहेगा। यहाँ भी H से ये Cl, Cl से ये H, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, प्लस माइनस से अट्रैक्ट होगा, ये भी प्लस माइनस से अट्रैक्ट होगा। तो HCl अगर एक ही डायरेक्शन में सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है तो वो पैरेलल अट्रैक्शन, लेकिन HCl इसके उल्टा डायरेक्शन में एक और HCl लिखो, इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है ये एंटी पैरेलल अट्रैक्शन हो गया। ऑफ कोर्स इस केस में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो ये जब HCl आइदर लिक्विड और सॉलिड में हो तो ऐसा अट्रैक्शन होता है, क्लियर है। लेकिन आपको ऑल इन ऑल अगर आपसे सिर्फ पूछे कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल रहेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, क्लियर है। एक लाइन इसमें लिख लीजिए, अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसको पैरेलल या फिर इसको ऊपर वाले को हेड टू टेल भी बोलते हैं, हेड टू टेल, एक का हेड दूसरे का टेल अट्रैक्ट हो रहा है। चलिए डाइपोल डाइपोल के बाद अपन बात करते हैं फोर्थ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी देखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कब होगा, डाइपोल वर्ड आते ही आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर रहेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल आते ही आपको समझ में आ गया होगा नॉन पोलर रहेगा, राइट। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए कि मैं डाइपोल मींस पोलर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, HCl ले लेता हूँ, इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, और एक में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है। अब क्या होगा, इसमें तो चार्ज नहीं है, लेकिन क्या होगा इस नेगेटिव के कारण, Cl पे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव के कारण नेगेटिव और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जाएंगे, पॉइंट समझ में आ रहा है। नेगेटिव है तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस साइड ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो गया, अब क्या होगा, इसके डेल्टा प्लस और इसके डेल्टा माइनस में अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन को बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, क्लियर है। एक चीज आप और समझें, अगर मैं HCl ही रखूं और यहां पे कोई बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल ले लूं, तो लार्जर मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा न्यूक्लियस से बहुत दूर रहेगा, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही रिपल्शन होगा, इसके इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड रहेंगे, तो इधर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस इजीली आएगा और फिर इसमें अट्रैक्शन होगा, क्लियर है। लेकिन अगर साइज ज्यादा होने से क्या होगा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है, किसके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड रहेंगे, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ज्यादा फॉर्म होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ज्यादा फॉर्म होगा तो डाइपोल से अट्रैक्शन ज्यादा होगा,
अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मीन्स मैंने क्या बताया, पहले तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन कब होगा, जब एक मॉलिक्यूल पोलर है दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो लिखिए पॉइंट, इसका डेफिनेशन लिखिए पहले। अट्रैक्शन बिटवीन polar and non-polar molecule, attraction between polar and non-polar molecule, attraction between polar and non-polar molecule is called dipole induced dipole attraction। हो गया? ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और लिख लीजिए कि as size of non-polar molecule increases, dipole induced dipole attraction increases, या फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में भी सेम लॉजिक लगेगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए फोर्थ के बाद फिफ्थ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। अब चलिए यहां पे समझिए, ये पॉइंट आपको समझने लायक है कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए कि कभी आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही मिल गया, जैसे मान लीजिए कि मीथेन है, बगल में भी मीथेन है और ऐसे बगल में भी मीथेन है, सिर्फ और सिर्फ मीथेन 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 ही है, सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या होगा कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बगल में भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बगल में भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बगल में भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सिर्फ यही है। अब इनमें अट्रैक्शन कैसे होगा, इसके लिए अब हम टर्म डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। होता है क्या है, तब इमेजिन करने का ट्राई करिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, राइट, और इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। लेकिन ऐसा मान लो क्या होगा कि ऐसे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल हैं, किसी इंस्टेंट पे इमेजिन करिए कि किसी इंस्टेंट पे किसी एक मॉलिक्यूल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, चारों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, मान लीजिए कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक साइड में जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया किसी इंस्टेंट पे। ऐसा प्रोबेबिलिटी है बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं आपके पास। तो जिस इंस्टेंट पे एक साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा उधर डेल्टा माइनस आएगा, दूसरे में डेल्टा प्लस आएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया उधर डेल्टा माइनस, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुआ है उधर डेल्टा प्लस। तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल मीन्स कि किसी इंस्टेंट पे फॉर्म हो सकता है। लेकिन अब जैसे ही एक मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर्म हो गया, अब क्या करेगा, ये डेल्टा माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा उसी मोमेंट पे। तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जाएंगे, तो इधर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो गया। इसमें क्या होगा, सिंस इसके पास वाले मॉलिक्यूल में यहाँ पे डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन इसके साइड में राइट साइड में मूव करेंगे। तो अगर इधर डेल्टा माइनस आएगा इधर डेल्टा प्लस आएगा, मीन्स यहां पे मैंने इंस्टेंटेनियस डाइपोल लिखा था, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस करेगा, इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया। तो अब इस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में अट्रैक्शन होगा, या फिर इधर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है? फिर से ये कॉन्सेप्ट समझ लें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है ये, नंबर वन थिंग। किसी इंस्टेंट पे एक मॉलिक्यूल में अगर डाइपोल क्रिएट हुआ तो इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलेंगे।
ये दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट करेगा, इसे बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा इसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर आएगा? चलिए लिखिए इसमें एक लाइन, अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन-पोलर मॉलिक्यूल, attraction between two non-polar molecule is called instantaneous dipole, induced dipole. Attraction between two non-polar molecule is called instantaneous dipole, induced dipole. हो गया? अब देखिए इसके कारण ही इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल होने के कारण ही H2 देखेंगे, H सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड H, H2 मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली 100% कोवैलेंट इन नेचर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आना ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या होगा, किसी इंस्टेंट पे डाइपोल क्रिएट होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस इंड्यूस करेगा, इनमें अट्रैक्शन होगा, आयंस के बीच में थोड़े से आयंस फॉर्म हो रहे हैं, आयंस फॉर्म हो गए, आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। यार अगर आयन फॉर्म हो गया तो थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर तो आएगा, इसीलिए H2 मॉलिक्यूल में जिसमें दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, फिर भी ऑलमोस्ट 1 to 2% आयनिक कैरेक्टर होता है, 98% कोवैलेंट होता है। कोई भी कंपाउंड 100% कोवैलेंट नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आया क्या? तो लिख लीजिए पॉइंट की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज, H2 molecule has 98% covalent character and 2% ionic character because of instantaneous dipole, induced dipole. Because of H2 molecule has 98% covalent character and 2% ionic character because of इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। हो गया? एक पॉइंट और लिख लीजिए कि नो मॉलिक्यूल इज 100% कोवैलेंट इन नेचर। हो गया? चलिए अपन इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।